So hi guys, so today we'll be starting with something new, the third part of NLM. So as I mentioned before, as I promised before कि हम लोग पहले दो बेसिक्स करेंगे, तो बेसिक्स लेक्चर्स तो we are done with, है ना? So it's time for the exercises, correct? तो हमने बेसिक्स में क्या किया सर? फोर्स एनालिसिस एंड फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? तो वो जो दो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है सर, उसको यूज करके आप कैसे फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उसको कैसे आप अप्रोच कर सकते हो वो हम दिखाएंगे, है ना? तो बेसिक्स और फंडामेंटल्स आपका अगर क्लियर है तो हर चीज आप बहुत ही आसान तरीके से जो है कर सकते हो, है ना? सो विल बी टेकिंग सम गुड क्वेश्चंस and then relatively easier ones initially and then we'll go for some tough ones later on, है ना? तो पार्ट 1 पार्ट 2 में तो बहुत अच्छा रहा, अभी पार्ट 3 में we'll enjoy with questions, है ना? तो hopefully we'll do well, है ना? Let's see. So you'll have the question on the screen, so I'll have to read it out here because I don't have the option and unfortunately we cannot afford the smart board yet, yeah, right? So hopefully things will go well and then we'll have it soon. So let's start with the first one. तो पहला सवाल है सर, two skaters have weight इन द रेशियो 4:5, है ना? तो वेट का रेशियो गिवन है, तो मैं अगर लिखूं m1g, वेट मतलब क्या होता है सर? m1g और m2g अगर मैं लिखूं, है ना? लेट्स नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या रेशियो गिवन है? m1 by m2 का रेशियो गिवन है ना? तो वो जो वेट का रेशियो गिवन था वो था 4/5। तो अगर आप देखेंगे तो GG विल गेट कैंसल्ड आउट और 4:5, तो ये हो जाएगा 4/5 का रेशियो, है ना? सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, है ना? लेट्स गो फॉर इट। ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस and they pull on a rope stretch between them and the ratio of the distance covered by them when they meet each other will be, है ना? So you'll have the options there. तो अभी बेसिक, बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है, हमको सिर्फ न्यूटन्स एनएलएम में हमको सिर्फ क्या पता है सर? F net equals ma पता है और हमको कुछ पता नहीं है ना? तो हमने फोर्स एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका है ना? तो इस दो बॉडी के बीच क्या है सर? व्हाट इज दैट थिंग अटैच्ड? तो ये एक स्ट्रिंग, दे आर पुलिंग ईच अदर विद अ स्ट्रिंग, है ना? सो सर इन दो बॉडी को अगर मैं देखूं, ए बीइंग m1, बी बीइंग m2, है ना? तो अगर मैं इन दो बॉडी को देखूं सर, यहां पर लगने वाला फोर्सेस क्या क्या है? सो इफ आई ड्रॉ द एफबीडी ऑफ ए, एफबीडी में नीचे क्या लग रहा होगा सर? m1g। ऊपर क्या लग रहा होगा? चलो नॉर्मल, है ना? और इधर क्या लग रहा होगा सर? आपको पता है एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और स्ट्रिंग का नेचर क्या होता है? स्ट्रिंग क्या फोर्स लगाता है सर? पुलिंग फोर्स लगाता है। और टेंशन दैट इज डिनोटेड बाय टी, तो टेंशन ए को क्या करेगा? पुल करेगा, तो इन दिस डायरेक्शन इट इज टी। और इस एंड पे जितना टेंशन डेवलप होता है उस एंड पे भी उतना ही टेंशन डेवलप होगा। एक्शन हो गया तो रिएक्शन आएगा, है कि नहीं? तो बी को भी टेंशन क्या करेगा? पुल करेगा, तो इन दिस डायरेक्शन एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। तो बी का एफबीडी क्या हो जाएगा सर? m2g और नॉर्मल। अभी सर यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर वी वोंट बी थिंकिंग अबाउट नॉर्मल एंड m2g, m1g और नॉर्मल एंड m2g। व्हाई? बिकॉज़ हमको सिर्फ वो फोर्सेस देखना होता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, बिकॉज़ फोर्स का और मोशन का रिलेशन ही वो है सर, है ना? तो यहाँ पर देख रहा होगा दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर ए और बी 9 मीटर अपार्ट है ना? and they are moving towards each other, they are moving towards each other, so we'll be just considering the forces जो horizontal में है। और fortunately सर स्मूथ सरफेस गिवन है तो फ्रिक्शन का तो बात आएगा ही नहीं। तो इस हॉरिजॉन्टल में मेरे को कितना फोर्स दिख रहा है सर? ए में टी लग रहा है और बी में टेंशन टी लग रहा है, और दोनों ही क्या होता है सर? इक्वल होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो अगर मैं इस टी के लिए इक्वेशन लिखूं, एफ नेट इक्वल्स एम में, हॉरिजॉन्टल में क्या फोर्स रहेगा? ओनली टेंशन, टेंशन मस्ट बी इक्वल टू m1 a1। क्लियर है? इस टेंशन को अगर मैं लिखूं, इट विल बी m2 a2। क्लियर है? तो यहां पर सर m1 m2 का रेशियो मिल जाएगा मेरे को, टेंशन टेंशन इक्वल है, तो m1 a1 मस्ट बी इक्वल टू m2 a2। क्लियर है? तो यहां पर मेरे को मिल गया m1 m2 का रेशियो, दैट इज a2 by a1। क्लियर है? तो सर m1 कितना था? 4 था, m2 कितना था? 5 था। दिस इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस, है ना? अभी लेकिन पूछा क्या गया सर? डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अभी देखो सर, ए और बी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सेम टाइम पे होगा, बिकॉज दोनों का मिलन होना है कहीं पर समवेयर इन द मिडल। और वो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है सर? एक्सेलरेशन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना? सेकंड लॉ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? s इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूं, दोनों बॉडी इनिशियली रेस्ट पे था, तो सर ये तो गायब हो गया और दोनों एक समय पे मिलेगा, तो ये वाला समय भी गायब हो गया होगा, तो बचा सर s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। सही है सर? s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। मतलब मैं अगर s1 और s2 का रेशियो लिखूं तो आई कैन स्किप ऑल ऑफ इट एंड डायरेक्टली राइट a1 by a2। आपको ऑलरेडी a2 by a1 का रेशियो पता है, तो यहां से आप a1 by a2 का रेशियो लिख सकते हो 5/4, तो उसको आप डाल दो तो आंसर आ जाएगा 5/4।
It will be the ratio of distance traveled by these two bodies, है ना? And we'll go to the next question. So yeah, let's go ahead with the next question. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा three forces are acting on a particle of mass m initially in equilibrium. If the first two forces R1 and R2 are perpendicular to each other and suddenly the third force R3 is removed, then acceleration of the particle is. तो यहाँ पर देखिए सर, अभी सुनिए, यहाँ पर एक बॉडी है मास m, है ना? यहाँ पर थ्री फोर्सेस डायरेक्टली नेम कर दिया है, एक है R1, दूसरा R2, तीसरा जो है R3. अभी सर यहाँ पर ब्लॉक ऑफ मास m था और ये तीनों ही फोर्स इसको पकड़ के रखा था, है ना? तो यहां से मैं किसी एक फोर्स को भी हटा दूं तो ये नॉन इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब ये ब्लॉक ऑफ मास m जो है ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा ही नहीं. तो सर अगर मैं रिमूव कर दूं जाएगा कहां? तो यहां पर बोला गया है कि सर R3 जो है, R3 फोर्स को रिमूव कर दिया गया है. अभी देखिए, ये ब्लॉक ऑफ मास m को ये R3 इस तरफ पुश करके रखा था, सॉरी पुल करके रखा था, R1 R2 परपेंडिकुलर है, सही है? तो सर इसको अगर मैं हटा दूं तो मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है कि सर ये जो ब्लॉक ऑफ मास m है वो इस तरफ मूव कर जाएगा, अभी कितना फोर्स लगेगा सर? एक्सेलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का? एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है सर, F net equals ma होता है. अभी देखिए सर, इस R3 को मैंने रिमूव कर दिया तो इन दिस डायरेक्शन उतना ही फोर्स से वो आगे बढ़ेगा. तो सर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? R3 पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा. तो मैं एक्सेलरेशन को डायरेक्टली लिख सकता हूं R3/m, है ना? और बहुत सारा जो इसको और एक तरीके से हम कर सकता था, ये R1 इज अ वेक्टर, R2 इज अ वेक्टर, इसका रिजल्टेंट सर इधर ही आएगा. वो कितना आएगा? √R1² + R2², है ना? तो यहां पर ये जो R3 है इनिशियली तो ये इक्विलिब्रियम में था, तो R1 R2 का जो रिजल्टेंट है ये R1² + R2² जो वैल्यू है इट मस्ट बी इक्वल टू R3, तभी तो सर ये ब्लॉक ऑफ मास इक्विलिब्रियम पे रहेगा, है ना? सो आप अगर चेक करोगे दिस आंसर वुड हैव बीन रिटन एज R1² + R2²/m भी आप लिख सकता था. बट बोथ द आंसर सर करेक्ट. लेकिन अब देख लीजिए ऑरली कर सकते हो, किसी एक फोर्स को रिमूव कर दोगे तो आंसर ये आएगा. जिस फोर्स को रिमूव करोगे दैट फोर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ मास m. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो रिस्पांसिबल नहीं होगा, डायरेक्टली कौन रिस्पांसिबल होगा? R1 R2 का रेशियो, सही है? सो दैट्स अ टेक्निक. So let's move on to the third question. So here I have a very good one for you, है ना? तो आपको कुछ एक नया सीखने को भी मिलेगा, something called relative motion, है ना? But still, if I read out the question, यहाँ पर given है, in order to raise a mass of 100 kg, a man of mass 60 kg fastens a rope to it and passes the rope over a smooth pulley. पुली बहुत स्मूथ है, अगर रफ होता तो सर टेंशन अलग हो जाता, वो उसका खेल अलग है, बट वो सब बहुत बाद में आएगा सर रिलेटिव मोशन में. तो यहाँ पर क्या गिवन है? ही क्लाइम्स, सॉरी रोटेशनल मोशन में, ही क्लाइम्स द रोप विद एक्सेलरेशन 5g/4 रिलेटिव टू द रोप. तो इस क्वेश्चन का फिजिक्स करने का तरीका क्या होता है सर? आप अगर क्वेश्चन को समझोगे तो आपका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो की पॉइंट उस क्वेश्चन का, है ना? तो यहाँ पर की जो लाइन है वो क्या है? ही क्लाइम्स द रोप विद एक्सेलरेशन 5g/4 रिलेटिव टू द रोप. मतलब जो इंसान है सर उसका जो एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ मैन, वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है? विद रिस्पेक्ट टू द रोप गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू द रोप. ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन फिगर आउट, राइट? तो इसका वैल्यू गिवन है 5g/4, है ना? और आपको क्या पूछा गया है? द टेंशन इन द रोप. अगर इस डायग्राम को मैं अगर ड्रॉ करूं यहाँ से, यहाँ पर अच्छे से, एक्चुअल में इट लुक्स लाइक दिस. देयर इज अ मैन क्लाइंबिंग अप, है ना? और यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ मास m है जिसका मास है 100 kg, और इंसान का जो मास गिवन है वो गिवन है 60 kg और उधर 100 kg गिवन है, सही है? तो अभी हमको देखना है सर कि सर टेंशन इन द रोप कितना होगा. अभी लेट्स ट्राई फिगर आउट द इक्वेशन. हमको तो सिर्फ एक ही इक्वेशन पता है, क्या पता है सर? F net equals ma. लेकिन जब मैं F net equals ma लिखा सर, ये जो a है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है? इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है, ये जो a है, this A is always with respect to the ground, मतलब with respect to an inertial frame, और जो ground है, even though it is not an inertial frame, but हम लोग ऐसा assume करते हैं कि सर जो अर्थ है, अर्थ is an inertial frame, और न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन देयर. तो ये न्यूटन्स लॉ हैज टू बी वैलिड, और न्यूटन्स लॉ वैलिड सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही होता है. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, लेकिन इस एक्सेलरेशन का वैल्यू इफ इट हैव बीन गिवन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो मेरा आंसर बहुत आसानी से निकल जाता.
लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली हमको ये वाला एक्सेलरेशन गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू द रोप, विथ रिस्पेक्ट टू द रोप, तो हम इसको री इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना पड़ेगा एंड देन विल गेट टू द आंसर, है ना। लेकिन हमको पता सिर्फ एफ नेट इक्वल्स एम है, उस पे हम लॉ देंगे, है ना। तो इफ आई जस्ट रीड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, तो मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा होगा सर। इसको मैं ब्लॉक ऑफ मास m मान लेता हूं, जिसका 60 kg मास होगा, और इसको 100 kg मास। क्लियर है। अब ये जो 60 kg मास है, ये ऊपर तो जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन 5g/4, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है? विद रिस्पेक्ट टू द रोप, विद रिस्पेक्ट टू द रोप। तो यहां पर अगर मैं एक पॉइंट इमेजिन करूं, पॉइंट ए, यहां पर अगर मैं एक पॉइंट इमेजिन करूं, पॉइंट ए, तो आपको क्या दिख रहा होगा सर? इस रोप में कोई इंसान पकड़ के ऊपर जा रहा होगा, ऐसा पकड़ के ऊपर जा रहा होगा, तो डेफिनेटली जो पॉइंट ए है सर वो नीचे आ रहा होगा कुछ एक्सेलरेशन ऐसे, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं ये जो ए वाला एक्सेलरेशन है, इस ए पॉइंट का एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं ए डाउनवर्ड, ए डाउनवर्ड, ठीक है। और आपको पता है सर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से ये क्या है, 60 kg और 100 kg बोथ आर कनेक्टेड बाय एन स्ट्रिंग, है ना। और स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट क्या है सर? एक स्ट्रिंग का लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, मतलब द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू रिमेन सेम ऑलवेज। उसका मीनिंग क्या है? अगर ये पॉइंट ए से, ये पॉइंट को पकड़िए, बाकी सब भूल जाइए, ये पॉइंट ए से अगर नीचे ए से जा रहा है, तो इस पॉइंट को उतना ही ए से ऊपर जाना पड़ेगा। बेसिक मीनिंग है कि सर 100 kg इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, और ये एक्सेलरेशन ए किसका है? इस पॉइंट ऑन द रोप का है ना। तो we'll have to try and figure out before getting into the F net equals ma, हमको तो ये फिगर आउट करना पड़ेगा 60 kg का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फिगर आउट करना है। तो लेट्स राइट, तो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन कैसे लिखा जाता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप, चेन रूल से हमको पता चलता है सर एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू रोप, है ना। तो यहाँ पर क्या मैंने क्या लिख दिया है ना सर? तो ये चेन रूल होता है ना। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड ये आप सीक्वेंस को समझिए, m से r मेरे को पहुंचना है, तो सबसे पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद फिर से मैंने यहां से ग्राउंड से स्टार्ट किया, कहां तक पहुंचा? रोप तक पहुंचा, है ना। तो m r, क्लियर है। तो दिस माय कंक्लूजन ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है। तो m विद रिस्पेक्ट टू रोप, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप गिवन है 5g/4, 5g/4। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे को चाहिए इन ऑर्डर टू राइट दैट इक्वेशन, तो मैं एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐसे ही रखा, और यहां पर मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ रोप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, तो मुझे नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, तो नेगेटिव आ गया यहां पर, क्योंकि चेन रूल से आ रहा था ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू रोप, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू रोप, लेकिन मेरे को लिखना क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ रोप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो नेगेटिव में आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है, जो एक्सेलरेटिंग पॉइंट ऑफ द रोप मैंने कंसीडर किया, वो पॉइंट खुद नीचे आ रहा है, तो उसका खुद का नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज़ वी कंसीडर द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। तो यहां से जो मेरा इक्वेशन निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 5g/4 प्लस a। तो इस इक्वेशन से मेरे को क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरा क्या बन रहा है? 5g/4 माइनस a, माइनस a। अभी सर ये जो मैंने चेन रूल लिखा, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सपोज मुझे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ही लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c लिखना है, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c, तो चेन रूल क्या बताएगा सर? एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c। सो वी आर कंसीडरिंग द मिड पॉइंट, जो बीच का जो b है वो क्या है? यहाँ पर ग्राउंड है, बिकॉज हमेशा मेरे को एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में चाहिए होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। सो इफ आई कंसीडर मैन टू बी a एंड c टू बी रोप, तो मेरा क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर ग्राउंड कौन है? ये b, एंड ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू, है ना। सो दैट्स द वे। और काइनेमेटिक्स का जब चलेगा, तो यहाँ पर आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट हियर, एंड देन अभी मेरा एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे को मिल चुका है, तो मेरे लिए आसान हो गया चीजें। तो सर एफ नेट इक्वल्स एम मैं अभी लिख सकता हूं। तो इस इंसान को 60 kg मैंने मान लिया, ऊपर क्या फोर्स लग रहा है सर? टेंशन। नीचे क्या फोर्स लग रहा है? 60g। और ये मैन जो है ऊपर जा रहा होगा एक्सेलरेशन a से, इसका एक्सेलरेशन ऑलरेडी मिल चुका है मेरे को। और मैं अगर 100 kg का FBD बनाऊं, स्ट्रिंग कनेक्टेड है, सो ऊपर क्या फोर्स लग रहा होगा? टेंशन। यस। और आपको टेंशन के बारे में बता दूं थोड़ा, तो यहां पर इस
इंसान को अगर देखोगे तो इसको धरती माता प्यार दे रही होगी कितने से 60 जी से नीचे, और तो एक एक्शन क्रिएट हो रहा है, तो इस स्ट्रिंग को पता चल रहा है सर एक्शन है, रिएक्ट करना पड़ेगा। कैसे रिएक्ट करता है? बाय अप्लाइंग टेंशन फोर्स। और वो टेंशन का नेचर क्या है सर? पुलिंग नेचर का होता है, तो टेंशन विल पुल दिस मास ऊपर की तरफ। और आपको पता है ये जो स्ट्रिंग है, इफ यू लुक एट दिस स्ट्रिंग प्रॉपर्ली, तो बीच में कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, तो एक सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है। तो सिंगल स्ट्रिंग में आपको पता है एक एंड में जितना फोर्स डेवलप होता है उतना ही फोर्स दूसरा एंड में डेवलप होता है। और यहां पर 100 केजी को भी मतलब यह स्ट्रिंग पुल करेगा विद द सेम फोर्स टेंशन T। तो मेरा FBD रेडी है, और इस 100 केजी को भी नीचे की तरफ 100 G तो लगेगा ही लगेगा, और ये जो है 100 केजी जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। और ये एक्सेलरेशन ऑफ 60 केजी क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया सर यहाँ से? इफ आई राइट दिस इक्वेशन हियर देन आई विल गेट 2 इक्वेशंस, एंड वहां से मेरा उत्तर जो है रेडी हो जाएगा। तो देखो Fnet इक्वल्स ma मेरे को लिखना होता है। Fnet इक्वल्स ma में डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा होता है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, बिकॉज दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। और जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कौन सा हो गया? टेंशन, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। तो T minus 60G must be equal to 60 into A क्या है सर यहाँ पर? 5G/4 minus A, 5G/4 minus A, इक्वेशन 1 सही है। तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा सर? 100 केजी नीचे, टेंशन ऊपर। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी डोमिनेटिंग फोर्स है टेंशन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में 100 G है, और इक्वेशन ma मास कितना है? 100 है, और एक्सेलरेशन A है। इक्वेशन 2 बन गया। इफ यू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। सो लुक एट द ऑप्शंस एंड टेक द राइट आंसर। So now let's move on to the next question. तो क्वेश्चन नंबर 3 was quite good, है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 तो और बेटर है ना, और बेटर है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, और मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना। इट्स अ गुड वन कंबाइनिंग क्वाइट अ फ्यू मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन हियर, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला गया सर? अ प्लम बॉब is hung from the ceiling of a train compartment, है ना। The train moves on an inclined track of inclination 30 degree with the horizontal. The acceleration of train up the plane is A equals G/2, है ना। The angle which the string supporting the bob makes with normal to the ceiling in an equilibrium is, अभी यहाँ पर इस पूरे सवाल का जो मेरा की पॉइंट 2 है, क्या 2 की पॉइंट है? एक वर्ड गिवन है सर, इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम वाला वर्ड है, ये सुन के मेरा दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए, मतलब सर किसी के रेस्पेक्ट में तो ये बॉब रेस्ट पे है, किसी के रेस्पेक्ट में ये बॉब तो रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने का मीनिंग क्या है सर? इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है फिजिक्स में? Fnet has to be 0, Fnet 0 होने का मीनिंग क्या है? मैथमेटिकल मीनिंग क्या है सर? ऑपोजिट फोर्सेस हैव टू बी इक्वल। ओके सर, देखते हैं क्या 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 चल क्या रहा है यहाँ पर। इफ आई लुक एट द डायग्राम प्रॉपर्ली, अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं पूरा जो क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पर मैं एक कार्ड ड्रॉ कर सकता हूं, ये है ना। तो ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, और यही पूछा गया है सर, यहाँ पर एक बॉब ऑफ मास m जो है कुछ एंगल थीटा बना रहा है, और एंगल थीटा बना के ये जो बॉब ऑफ मास m है अभी इक्विलिब्रियम में आ चुका है ना, और उसी का कंडीशन है यहाँ पर टेंशन कितना लगेगा और थीटा कितना होगा, व्हाटएवर द क्वेश्चन दे विल आस्क यू कैन सॉल्व। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन क्या है? दिस ट्रेन इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन g/2, और इस एलिवेशन का जो वैल्यू है वो गिवन है 30 डिग्री। तो मेरा ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गया है ना। डायग्राम देख के मेरे को पता चला सर करना क्या होता है, लेकिन सर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, एक नया कॉन्सेप्ट आपका उभर के आएगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए 2 फ्रेम मेरे पास है। एक फ्रेम तो ग्राउंड है सर, जहां मैं ग्राउंड पे बैठ के इसको देख सकता था, और आई कुड इमेजिन द मैथमेटिकल इक्वेशंस, एंड एज द रिजल्ट आई कुड गेट द आंसर। बट मेरा और एक फ्रेम है यहां पर, क्लियर है? तो अगर इस बॉडी को ग्राउंड से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ये जो बॉब ऑफ मास m है ये ऊपर भी जा रहा होगा, और अंदर कुछ ऐसा पीछे की तरफ लटक भी रहा होगा, ऊपर भी जा रहा होगा सर, अंदर लटक भी रहा होगा, है ना। तो अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो देखिए इसका जो पाथ ऑफ मोशन है वो मेरे को बहुत ही मतलब कठिन लग रहा है ना। आई कैन नॉट प्रॉपर्ली इमेजिन
My mind cannot comprehend the journey of this bob of mass m if I observe it from the ground. तो मतलब मैं अगर इस क्वेश्चन को ग्राउंड से सॉल्व करूं तो इतना स्मार्ट मूव नहीं होगा, है ना. लेट्स चेक द अदर फ्रेम. लेकिन मैं अगर इस ट्रेन के अंदर घुस गया, लेट्स इमेजिन कि आप ट्रेन के अंदर घुस गया, तो आपको क्या दिखाई देगा. मैं अगर इस ट्रेन के अंदर घुस गया तो सर मेरे को क्या दिखाई देगा कि जो बॉब ऑफ मास m है ये सिंपली इंक्लाइनिंग, मतलब इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल. ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, वो सब मेरे को दिखाई नहीं देगा. फॉर एग्जांपल आप जब ट्रेन या गाड़ी के अंदर मूव कर रहे होते हो, आपके बगल में जो बैठ रहा होता है वो इंसान भी रेस्ट पे दिखता है, वो इंसान भी रेस्ट पे दिखता है ना, उसी के अंदर ट्रेन के अंदर जो हो रहा होता है. लेकिन आप बाहर अगर देखोगे किसी को तो वो ट्रेन पीछे भागता हुआ दिखेगा, आपको पीछे भागता हुआ दिखेगा, है ना. लेकिन आप जब ट्रेन के अंदर हो तो आपका जो इंसान है वो रेस्ट पे दिख रहा है, वो तो रेस्ट पे दिख रहा है. मतलब अगर मैं यहां पर अंदर चला गया तो ऊपर वाला जो एक्सेलरेशन है, बॉब का जो ऊपर वाला एक्सेलरेशन था वो भी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जीरो हो गया होगा. मतलब ये ऊपर वाला जर्नी, इस ऊपर वाला जर्नी को मुझे किस पे दिखेगा, बॉब रेस्ट पे दिखेगा. तो बॉब का सिर्फ एक पार्ट मेरे को दिखाई देगा, मतलब सिर्फ सर ये जो बॉब m है ये सिर्फ इंक्लिनेशन पे आ रहा होगा, सिर्फ इंक्लिनेशन एंगल थीटा बना रहा होगा. दैट्स इट. मेरा क्वेश्चन जो है, सवाल जो है खत्म हो चुका है ना. तो मैं इस क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करूंगा, इस फ्रेम से सॉल्व करूंगा, ट्रेन के अंदर वाला फ्रेम से, है ना. लेकिन दिक्कत आ गया है, ये जो फ्रेम है ये फ्रेम एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया, है ना. ये फ्रेम क्या हो गया, एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया. तो अब ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, हमको एक चीज पता है, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम. न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड. अगर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन और एक प्रॉब्लम है कि सर न्यूटन्स लॉ बिना तो मेरा कोई फिजिक्स का सवाल होता ही नहीं है, तो क्या करूं. तो लोगों ने क्या किया होगा सर, पीपल केम अप विथ जबरदस्ती का मैथमेटिकल करेक्शन, एक जबरदस्ती का फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया जिस फोर्स का नाम है सुडो फोर्स. पर एक्चुअल में वो फोर्स है नहीं. डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. आपके लिए पूरा मैकेनिक्स में सर 5 ही फोर्स है. मैं बार बार बोलता हूं ये चीज, उस चीज को दिमाग में घुसा लीजिए सर. आप 5 ही फोर्स है आपके पास, नॉर्मल, ग्रेविटी, टेंशन एंड स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन. क्लियर है. तो उसके अलावा जो भी फोर्स है सब इमेजिनरी फोर्सेस है ना. तो यहां पर इसको फोर्स ना बोल के इफ वी कॉल इट अ मैथमेटिकल करेक्शन टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड, दैट वुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट. फंडामेंटली बहुत सही स्टेटमेंट रहेगा. मतलब सर मैं जब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रेन के अंदर घुस के सॉल्व कर रहा हूं, क्या मेरे पास एक एक्सेलरेशन a है, क्योंकि मेरा फ्रेम का एक्सेलरेशन खुद का है g/2. मतलब मेरा जो फ्रेम है जहां से मैं बैठ के इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, क्या वो फ्रेम एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया? यस. और एक्सेलरेटिंग फ्रेम में क्या न्यूटन्स लॉ वैलिड है? बिल्कुल नहीं. तो मतलब न्यूटन्स लॉ अगर वैलिड नहीं है तो मेरे को क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सर? सुडो फोर्स. मतलब मैं सुडो फोर्स बोलता नहीं, उसको क्या बोलना पड़ेगा सर? एक मैथमेटिकल करेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सुडो फोर्स. तो उसको कैसे दिखाया गया? मास ऑफ द बॉडी and acceleration of the frame. ये फ्रेम किसका है? acceleration of the frame with respect to the ground. इंपॉर्टेंट है सर, ये acceleration of the frame with respect to the ground. अभी फॉर्चुनेटली इस सवाल में इस ट्रेन का जो एक्सेलरेशन गिवन था वो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही गिवन था, तो मेरे लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना. तो ma और डायरेक्शन, अभी ये मैथमेटिकल करेक्शन है लेकिन उसको सुडो फोर्स बोल दिया गया, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगा. तो डायरेक्शन किस तरफ लगेगा? हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्रेम. तो ये मेरा जो फ्रेम है, मैं जहां पर बैठ के इस बॉब को सॉल्व कर रहा हूं, ये किधर जा रहा है सर? ऊपर जा रहा है. एक्सेलरेशन कितना उसका? g/2. तो मतलब इस बॉब पे मैं जब मैथमेटिकल करेक्शन लगाऊंगा वो किस तरफ लगाऊंगा? इस तरफ लगाऊंगा. कितना होगा मास, कितना होगा फोर्स? जो मैथमेटिकल करेक्शन है वो कितना होगा? मास ऑफ द बॉडी, मैं जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है सर? g/2 m g/2. किधर जा रहा है सर? किधर जा रहा है? ये फ्रेम ऊपर जा रहा था तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा सुडो फोर्स, लग जाएगा. That's it. उसके बाद क्या ही बचा है सर? उसके बाद तो रिजोल्यूशन बचा है, वेक्टर गिवन है ना, एवरीथिंग इज गिवन. तो मैं इसको थोड़ा इंसान को रब कर देता हूं जस्ट टू मेक बिट ऑफ स्पेस. तो मैं मार्कर ले लेता हूं. देखिए सर, इधर इस बॉब पे धरती माता का प्यार हमेशा डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड. एफ भी दी बनाइए, एमजी डायरेक्टली नीचे. तो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा सर, एमजी का भी तो 2 कंपोनेंट आ रहा है, तब इधर एक कंपोनेंट आ रहा है और इधर एक कंपोनेंट आ रहा है. इधर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो गया होगा.
तो मतलब इधर आ रहा है सर mg cos 30 डिग्री, यहां पर आ रहा होगा mg sin 30, mg sin 30, और यहां पर सर इस बॉब ऑफ मास m को mg पुल कर रहा है, एक्शन क्रिएट कर रहा है, और एक स्ट्रिंग लटका हुआ है, और स्ट्रिंग क्या करेगा, इस बॉब ऑफ मास m को पुल करेगा, पुल पुल पुल, तो यहां पर अलोंग द स्ट्रिंग पुल करता है, तो यहां पर एक टेंशन डेवलप हो गया होगा, इस टेंशन का दो कंपोनेंट आ गया होगा, यहां पर एक कंपोनेंट और यहां पर एक कंपोनेंट, ये थीटा, तो ये थीटा हो गया होगा, तो ये हो गया होगा t cos थीटा, और ये हो गया होगा c t sin थीटा, t sin थीटा। तो अभी आप mg और टेंशन को भूल सकते हो। मेरे पास एक बॉब ऑफ मास m है, एक बॉब ऑफ मास m है, इसका इधर लग रहा है t sin थीटा, नीचे लग रहा है फोर्सेस mg sin 30, और फ्रेम की वजह से mg/2 लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा सर t cos थीटा, और नीचे लग रहा होगा mg cos 30। हमको पता है जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ऑपोजिट फोर्सेस हैव टू बी इक्वल, ऑपोजिट फोर्सेस हैव टू बी इक्वल। तो ऑपोजिट फोर्सेस क्या क्या इधर, t sin थीटा, इन दिस डायरेक्शन ऑपोजिट फोर्सेस क्या है, t sin थीटा एंड mg/2 प्लस mg sin 30, क्लियर है। और यहां पर ऑपोजिट क्या है, t cos थीटा एंड mg cos 30। तो मेरा दो इक्वेशन रेडी हो चुका है, t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg cos 30, और यहां पर इस लाइन पे जो आ रहा है मेरा t sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg/2 प्लस mg sin 30। तो मेरा इन दो इक्वेशन से टेंशन पूछे या थीटा पूछे, पूरा आंसर जो है मेरा निकल जाएगा, है ना। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन इंडीड, है ना। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, है ना। सो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा, अगेन F net इक्वल्स का बेसिक एप्लीकेशन पे है। अ बलून ऑफ मास कैपिटल M is descending at a constant acceleration alpha, is descending at a constant acceleration alpha। a balloon of mass capital M, एक बलून है जिसका मास कैपिटल M है, is descending downward with an acceleration alpha। चलो मान लेते हैं क्या है ना। और क्या गिवन है सर, when a mass m is released from the balloon it starts rising with an acceleration alpha, है ना, assuming that its volume does not change, what is the value of small m। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब सर ये जब डिसेंड कर रहा, ये बैलून जब नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है, इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, नीचे mg, और एक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, यहाँ पर एक बुयॉन्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा F, जो अपोज कर रहा होगा इस मोशन को, जो अपोज कर रहा होगा इस मोशन को, है ना। तो यहां से मेरा पहला इक्वेशन तो बन ही गया है, पहला इक्वेशन तो बन ही गया है सर। अभी देखिए हमको सिर्फ क्या पता है सर, F net इक्वल्स ma पता है, F net इक्वल्स ma, यहाँ पर a क्या है, अल्फा गिवन है, अल्फा, क्लियर है, F net इक्वल्स अल्फा। तो यहां पर सर डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा हुआ, mg, बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ mg, और ये फोर्स जो है इंफीरियर हुआ, तो मेरा इक्वेशन बनेगा mg माइनस f मस्ट बी इक्वल टू m अल्फा। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, यस, ये मेरा पहला इक्वेशन। और जो एक कंडीशन गिवन है, जब मैं यहां से इस बैलून से एक नया जो है, यहां ये जो बैलून है, यहां से मैं जब स्मॉल m मास निकाल देता हूं, मतलब अभी टोटल मास कितना रह गया सर, m माइनस m रह गया होगा, क्योंकि मैं इस कैपिटल M मास से कितना मास निकाल लिया, एक स्मॉल m मास निकाल के फेंक दिया। तो क्या ऑब्जर्व किया गया, दिस बैलून स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड। तो इस पे लगने वाला फोर्सेस क्या क्या था, ऊपर की तरफ F लग रहा था, अभी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है सर, वो फोर्स हो जाएगा m माइनस m इंटू g। और ये जो पूरा बैलून है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा विद एन एक्सेलरेशन अल्फा, विद एन एक्सेलरेशन अल्फा। तो मेरा जो इक्वेशन, अभी इक्वेशन फिर से F net इक्वल्स ma, फिर से F net इक्वल्स ma m अल्फा, मैं इधर लिख के दे रहा हूं, इधर लिख के दे रहा हूं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 मेरा क्या बन रहा है सर, अगर आप देखोगे तो यहां पर डोमिनेटिंग कौन हो गया अभी, F, जो रेजिस्टिव फोर्स है, बुयॉन्ट फोर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पता चल गया ये सब बुयॉन्ट फोर्स होता क्या है ना। तो ये जो बलून है वो ऊपर की तरफ जाने लगा, मतलब एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ F, तो ये F डोमिनेटिंग हो गया और ये इंफीरियर हो गया। तो F net इक्वल्स ma में किस फोर्स को पॉजिटिव लिखा जाता है, जो इन द डायरेक्शन ऑफ F होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो यहां पर F हो गया माइनस ऑफ m माइनस m g शुड बी इक्वल टू टोटल मास क्या हो गया m माइनस m इंटू अल्फा। ये हो गया इक्वेशन 2। यहां से इन दोनों इक्वेशन से आपको f का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू व्हाटएवर दे विल आस्क यू गेट द आंसर, है ना। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, है ना। तो ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है, लेकिन एक कंक्लूजन पे बेस्ड है, एक कंक्लूजन पे बेस्ड है, और जहां पर एक अच्छा कोचिंग होगा वहां पर इसका कंक्लूजन आपको दिया
दिया रहता है ना। तो हम इस कंक्लूजन को मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। मैं रेगुलर लेक्चर्स में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं, सर कहां से आ रहा है, ये क्यों हो रहा है ये कंडीशन, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करने वाला हूं और आपको भी बता दूंगा। ये याद रखने से बहुत काम का चीज है ये, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2 वुडन ब्लॉक्स आर मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट mass m remains stationary with respect to the block of mass capital M as shown in the figure। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल भी जाएगा। तो फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरा सवाल जो है बहुत आसान तरीके से बन गया है। तो बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P इज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P पूछा गया है। चलिए देखते हैं, है ना। ये कैपिटल M का वेज एंड द स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास M, और ये जो है बीटा गिवन है और इस फोर्स का P पूछा है। अभी देखिए सर, एक बढ़िया सा आपको बात बता देता हूं। यहाँ पर जो है, if this block of mass M has to remain at rest with respect to the wedge, then acceleration of this wedge has to be always, ये याद रखिएगा सर, जनरली दिया जाता है A इक्वल जी टेन थीटा। वो कहां से आता है आपको पता चल, मैं ओवरऑल थोड़ा बहुत दिखा देता हूं। ये चीज mg नीचे लग रहा होगा, यहाँ पर सर mg sin थीटा लग रहा होगा, यहाँ पर mg cos थीटा लग रहा होगा, यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा। नॉर्मल ने mg cos थीटा को तो काट दिया होगा, लेकिन सर इस प्रॉब्लम को करते समय मैं इस प्रॉब्लम को कहां से सॉल्व करूंगा, मैं वेज फ्रेम से सॉल्व करूंगा। एंड दिस वेज हैज एन एक्सेलरेशन a in the horizontal direction। मैं इसको ओवरऑल बता रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल्स, बट ये रिजल्ट कहां से आता है उसका थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे रहा हूं। ओके, तो आप देख सकते हैं सर, ये वेज जो है आगे की तरफ एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है। क्लियर है सर। तो मैं अगर इस प्रॉब्लम को वेज फ्रेम से सॉल्व करूं तो मतलब यहां पर फिर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सुडो फोर्स मैथमेटिकल करेक्शन। तो मैथमेटिकल करेक्शन होता क्या है सर, यहां पर फिर से आपको ऑलरेडी पता है डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स कहां लगता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मतलब इन दिस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो वो हो गया ma, और इसका दो कंपोनेंट फिर से आ जाएगा सर, यहां पर एक कंपोनेंट आएगा और यहां पर एक कंपोनेंट आएगा, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये थीटा, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा, सॉरी ये थीटा हो गया, है ना। तो यहां पर आ जाएगा आपका ma cos थीटा, तो यहां पर आ जाएगा आपका ma sin थीटा। If this block has to be at rest, opposite forces have to be equal, मतलब इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा सर with respect to this wedge, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो ही गया नॉर्मल ma sin थीटा एंड mg sin थीटा, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, mg sin थीटा। ये ऑपोजिट फोर्सेस को देखिए, यहां पर ऊपर की तरफ ma cos थीटा लग रहा है, नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा है। तो दिस ऑपोजिट फोर्सेस हैव टू बी इक्वल, तो यहां से मेरा आ रहा है mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू ma cos थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आ रहा है a इक्वल्स g sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा। लेकिन सर इसका तो पूरा डिटेलिंग किया जाता है क्लासेस वगैरह में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैं ओवरऑल बहुत जल्दी से बता दिया, बिकॉज आई जस्ट हैड टू यूज दिस रिजल्ट। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकता था इफ आई रिमेंबर दिस रिजल्ट, एंड आई विल आस्क यू टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। ये बहुत ही काम का चीज है ना। तो यहाँ पर थीटा, ये एंगल क्या था, ये थीटा, ये दिस थीटा इज द एंगल ऑफ द वेज, मैं ये रिजॉल्व किया विद बाय कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट इस वेज का जो एंगल है वो थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है सर, बीटा गिवन है। सो सिंपली मेरे लिए एक्सेलरेशन जो होगा जी tan बीटा होगा, क्लियर है। तो सर पूछा गया है कितना फोर्स में लगाऊं P so that this block of mass M will be at rest with respect to the wedge, तो वेज का एक्सेलरेशन तो मेरे को मिल गया, तो फोर्स निकालने तो क्या है सर, आपको पता है F net equals ma होता है, F net equals ma होता है। तो फोर्स क्या है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ P लग रहा है, बिकॉज ग्राउंड में तो कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, बिकॉज सरफेस बहुत स्मूथ है। तो P मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M ऑफ द वेज एंड A क्या है, जी tan बीटा। दिस इज माय आंसर। ये डायरेक्ट आप लिख सकते थे इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे बेस्ड बहुत ही एक आसान सवाल है सर। अगर आप डायग्राम को देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ भी जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका A, है ना, और ये आपका हो गया B, है ना। तो यहाँ पर आपका एंगल गिवन है θ1, यहाँ पर आपका एंगल गिवन है θ2। दिस ब्लॉक ऑफ मास M इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1, ये जा रहा है वेलोसिटी v2 से, और आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ v1 एंड v2, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, बहुत ही आसान सवाल है ना। तो इसको बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकता था बाय यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का सर आपको मैं बता दूं एक ही कॉन्सेप्ट एक ही है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नेवर चेंज। दिमाग में घुसा लीजिए सर, सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग मासलेस होता है फिजिक्स में until and unless it is mentioned,
अगर मेंशन कर दिया वो मेसी प्रोब हो गया, उसका कॉन्सेप्ट अलग आता है। और जो है इसका लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकता है, लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकता है। उसका मीनिंग क्या है? अगर मैं एक स्ट्रिंग इमेजिन करूं यहां पर, इस पार्टिकल का जितना वेलोसिटी इधर होगा, क्या इस पार्टिकल का भी उतना ही वेलोसिटी होना पड़ेगा? बिकॉज स्ट्रिंग हैज टू रिमेन टाइट, स्ट्रिंग हैज टू रिमेन टाइट। ये स्लेक नहीं हो सकता है ऐसा, स्ट्रिंग हैज टू रिमेन टाइट। वो टाइट कब रहेगा? जब ऑल द पार्टिकल्स on the string will maintain same velocity or same acceleration throughout the journey। तब ये स्ट्रिंग क्या रहेगा? टाइट रहेगा। स्ट्रिंग क्या रहेगा? टाइट रहेगा। क्लियर है? और स्ट्रिंग का लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अगर यहां से कोई डिक्रीज कर रहा है इतना, तो यहां से कोई उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा। देन दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। उतना सही कॉन्सेप्ट है। मेरे को तो कुछ याद नहीं इसके बारे में, मेरे को स्ट्रिंग के बारे में सिर्फ इतना पता है कि सर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नेवर चेंज, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नेवर चेंज, दैट्स द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो यहां पर मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज कर रहा हूं एंड विल गेट टू द फाइनल आंसर वेरी इजीली। देखिए रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 पूछा है, इस v1 को मैं रिजॉल्व कर देता हूं सर। तो आपको पता है अलोंग द स्ट्रिंग एक कंपोनेंट आएगा v1 का, वो क्या हो जाएगा? v cos θ1। ये सब क्वेश्चन जो है इस सॉल्व किया जा रहा है बाय कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट यू हैव वेक्टर बेसिक्स। ओके, आपको ये रेजोल्यूशन समझ में आता होगा, उस चीज को मैं दिमाग में रख के सॉल्व कर रहा हूं। होपफुली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो विल गो थ्रू द वेक्टर बेसिक्स वंस एंड देन कम बैक टू द लेक्चर। सही है? तो ये v1 और इसका और एक कंपोनेंट आएगा इधर v1 sin θ1। और इस v का इसको मैं अगर यहां ड्रॉ कर दूं v2, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो इसका भी दो कंपोनेंट आ रहा होगा, एक इधर और एक इधर। ये θ2 तो ये θ2 हो गया, ये हो गया v cos θ2, ये हो गया v sin θ2, v cos θ2 v sin θ2। अभी देखिए सर यहां पर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो भी है ना, ये दो कंपोनेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है, इधर नहीं अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है। तो मेरे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटीज व्हिच आर अलोंग द स्ट्रिंग। बिकॉज मुझे स्ट्रिंग को दिमाग में रख के सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे स्ट्रिंग के बारे में एक ही चीज पता है सर, स्ट्रिंग का लेंथ कभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता है, इट हैज टू रिमेन कांस्टेंट। मतलब सर यहां से दिस v cos θ1 इज ट्राइंग टू डिक्रीज, बिकॉज ऐसा इमेजिन करते हैं कोई उसको धकेल रहा होगा स्ट्रिंग को, इमेजिन करते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इज टेक्निकली करेक्ट, बट इमेजिन करो, वैसा हमेशा सही उत्तर आएगा, है ना? तो मैं मान लिया सर ये वाला जो पॉइंट है, इस वाला पॉइंट को v cos θ इज पुशिंग इट, मतलब ये स्ट्रिंग थोड़ा डिक्रीज हो गया होगा, थोड़ा लेंथ डिक्रीज हो गया होगा। अगर डिक्रीज हुआ है तो कहीं पर तो इंक्रीमेंट आना पड़ेगा। वो इंक्रीमेंट कहां आएगा सर? यहां पर, ये खींच गया होगा और आपको दिख रहा है v2 cos θ। इफ यू लुक एट दिस v cos θ2, v2 cos θ2, दिस v2 cos θ इज पुलिंग द स्ट्रिंग। ये पुश कर रहा है मतलब इट इज ट्राइंग टू डिक्रीज, it is trying to decrease the length of the string, and v2 cos θ, look at this, v2 cos θ along the string इधर लग रहा है, v2 cos θ2 is pulling the string, और pull मतलब it is trying to increase the length। और मैंने आपको बताया कि सर इस स्ट्रिंग का लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकता है, मतलब यहां पर जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ही इंक्रीज यहां होना पड़ेगा। मतलब सर v1 cos θ1 and v2 cos θ2 must be equal। और एक तरीके से आप सोच सकता था सर, मैंने जैसे बताया कि सर यहां का पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, that velocity has to be equal to the velocity of this particle because the string has to remain tight। और इस पार्टिकल का इसके अलॉन्ग वेलोसिटी कितना आ रहा है? v1 cos θ1। तो इस पार्टिकल का इसके अलॉन्ग वेलोसिटी कितना आ रहा है? v2 cos θ2। तो उस लॉजिक से भी आपको पता है कि सर v1 cos θ1 must be equal to v2 cos θ2। So we'll just equate v1 cos θ1 must be equal to v2 cos θ2। तो सर रेशियो आपको मिल गया होगा v1 v2 का, तो ये हो गया cos θ2 by cos θ1। बहुत ही बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट यूज करके आप सॉल्व कर सकता था, है ना? ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इट वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज वीडियो। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस है ये बहुत ही सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पे आएगा, है ना? एचसी वर्मा पूरा सॉल्व किया जाएगा। ये सेंगेज से मैंने क्वेश्चंस उठाया है, तो उधर से कुछ पिक करके एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो हमने किया, है ना? तो ये सो वी सॉल्व्ड क्वाइट अ फ्यू प्रॉब्लम्स, है ना? इन द फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल बी गेटिंग very good number of questions and hopefully things will be better, है ना? तो ये मैं एक अप्रोच आपको दिखाना चाहता था कि सर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी आप कोई भी चैप्टर को कवर अप कैसे किया जा सकता है ना? कैसे आप कर सकते हो, है ना? सो एवरीडे मेरे साथ अगर आप टाइम बिताओगे तो डेफिनेटली हो जाएगा सर आपका पूरा फिजिक्स।
क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि सर कुछ कुछ चीजें जो है मिस आउट हो जाता है, मतलब सम बेसिक्स आर इग्नोर्ड व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि सर आपका बेसिक जो है क्लियर है कुछ कुछ चीजों में, जैसे मैं वेक्टर रिजोल्यूशन करता हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स, ये आपको आना चाहिए, तब आपका फिजिक्स बहुत आसानी से हो जाएगा। सो वी लैंडेड हियर टुडे, सो वी पिक्ड क्वाइट अ फ्यू different types of problems so that I could amalgamate quite a few different concepts, है ना, I could tell you कि सर फिजिक्स में ऐसा होता है वैसा होता है all this, है ना। तो you must have observed कि सर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जा रहा है, कुछ बहुत ही कुछ टफ प्रॉब्लम्स भी थे, है ना, एक दो तो टफ प्रॉब्लम्स था, उसमें भी हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट्स यूज किया है, F net equals m है, फोर्स एनालिसिस और FBD जो था उस पे, और आज आपने इस एक्सरसाइज के थ्रू क्या सीखा, दो नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट सीखा होगा, है ना। तो ये रेगुलर लेक्चर चूंकि नहीं है तो डायरेक्टली एक प्रॉब्लम के साथ समझाया जा रहा है ना, तो आपको उस लेवल का डिटेलिंग नहीं मिलता है जो रेगुलर लेक्चर्स में होता है ना, जो ऑफलाइन लेक्चर्स में होता है ना, तो मेरा क्लासरूम लेक्चर्स में होता है, बट स्टिल मैं उतना तो ट्राई कर सकता हूं कि आपको 100% समझ में आ जाए चीजें, है ना। तो एज वी विल गो अहेड विद मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, यू विल गेट यूज्ड टू माय टेक्निक्स एंड माय आइडियाज, और आपको और मजा आने लगेगा, है ना। तो ये फर्स्ट वीडियो था, है ना, तो आपको मजा आएगा होपफुली, बट आई प्रॉमिस यू कि सर नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होगा वो और अच्छा होगा, संगेस से उठाया जाएगा, है ना, उसके बाद हम HC भी करेंगे एंड विल मूव ऑन टू द इरोडोफ आल्सो एट टाइम्स व्हेन रिक्वायर्ड, है ना, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑफ इरोडोफ, पूरा इरोडोफ करने का जरूरी नहीं होता है, बट सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑफ इरोडोफ, है ना। सो विल हैव फन टुगेदर, है ना। थैंक यू सो मच।